जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर जो हम करने जा रहे हैं एम इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर 4 है हमारे पास प्रोज, और उसमें एक राइटर है एडवर्ड सईद। उनकी एक बहुत फेमस और प्रोमिनेंट ऐसे है, बुक है कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म। yesterday I talked about autobiography of Edward Said and his works, and today I am going to start my second lecture, and that is about culture and imperialism. What is culture to Edward Said, and what is culture to me? एडवर्ड सईद ने बेसिकली जो कल्चर के बारे में हमें बताया है अपनी बुक कल्चर एम्पीरियलिज्म में। स्टूडेंट्स, कल्चर क्या होता है? किसी भी सोसाइटी के जो थिंकिंग ऑफ अ नेशन होती है, इसकी लैंग्वेज होती है, नॉर्म्स होते हैं, फिर वो ट्रेडिशंस बनते हैं। स्टूडेंट्स, कल्चर जो होता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता। कल्चर्स के लिए देखें, पहले एक इंडिविजुअल है, फिर एक फैमिली होती है, फिर दूसरी फैमिली मिलती है, फिर उसके बाद कुछ और फैमिलीज़ मिलती हैं, फिर क्लैन बनता है, फिर सिटी बनती है। इस तरह करके जो है वो एक चेंज चलती है। और एक जो कंट्री है वो आके बाहर से और आप पे जो है वो इन्वेड कर दे और इम्पीरियलिज़म शो करे। जो सेकंड इसकी जो इम्पीरियलिज़म भी है, इसकी जो इसका टाइटल है कल्चर इम्पीरियलिज़म। इम्पीरियलिज़म बेसिकली क्या है? अ डिस्टेंट टेरिटरी, दूर दराज ममालिक से फोर्सिबली आप उन पे आके हुकूमत करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इम्पीरियलिज़म। एडवर्ड सईद ने जो इसके बारे में बात की है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही एक डीप बात की है, और उन्होंने कुछ जो राइटर्स हैं अपनी इसी बुक के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें एडमायर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह जो किपलिंग है उनकी किम, और जोसेफ कॉनरेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस जो आप पार्ट 2 में एम इंग्लिश पार्ट 2 के एक नावल है वो भी आप पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स इन्होंने बात की है E.M. फॉस्टर की द पैसेज टू इंडिया, उनकी एक फेमस बुक है, उसकी बात भी की है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी भी टेरिटरी में जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, तो आपको ये नहीं कि 50-100 साल 200 साल लग जाते हैं और आप जी उनको जो है वो अपने अंदर ढाल लेते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप एक हाइब्रिड कल्चर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी उनको मुकम्मल तौर पर अपने जो है अंदर ढाल सकें। ये बात कर रहे हैं जी हाँ स्टूडेंट्स एडवर्ड सईद ब्रिटेन और फ्रांस की। ये जो दोनों थे ये एक टाइम पे जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं आया था, उससे पहले जब एग्रीकल्चर लैंड थे, तो जैसे ही वो मूव हुए एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इन्होंने जो है वो डिफरेंट जो कॉलोनियलिज़म पे जो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं कॉलोनीज़ पे डिटेल से बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो कॉलोनीज़ डिफरेंट बनाई, जिस तरह फ्रांस के करीब जो इलाके थे, मोरक्को हो गया, इस तरह कुछ और थे, और अल्जीरिया ETC। इसी तरह ब्रिटेन का जो हिस्सा था, ब्रिटेन के पास कुछ ज़्यादा था, इस तरह उसने आयरलैंड में भी अपनी कॉलोनी बनाई। इस तरह उसने इंडिया उसके पास था, इंडिया में अपनी कॉलोनी बनाई। तो बेसिकली ये आते किस तरह थे? ये बिज़नेस के रास्ते आते थे। तो स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, एंड एडवर्ड सईद हैज़ described what the double standard of European literature or European invasion, basically European countries in Asia and Africa as well. And they said that rich countries always taken advantage or taken benefits from poor countries as well. And जिस तरह वो बात करता है ब्रिटेन फ्रांस की, फिर बाद में अमेरिका जिस तरह जम करके आता है, और आफ्टर 1991 ये एक अलग डिस्कशन है स्टूडेंट्स, इस पे मैं अलग बात करूँगा। वो कहता है कि ब्रिटेन फ्रांस एंड अमेरिका
वो क्या कहता है कि जस्ट वांटेड टू इंक्रीज़ देयर पावर बाय इन्वेडिंग पुअर कंट्रीज़ एज वेल। पुअर कंट्रीज़ में जाके वो इस तरह करते थे, जिस तरह अफ्रीका पर जब ब्रिटेन ने जो इम्पीरियलिज़म के ज़रिए यानी ज़बरदस्ती वहाँ पे गया, और जोसेफ कॉनरेड ने बड़ा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है जब वो कोट्स जो होता है वो किस तरह उसके थ्रू, और वो सारी उसने बड़ी खूबसूरत पिक्चर खींची है कि किस तरह आइवरी जो है वो उनसे लेते हैं। इसी तरह जब इंडिया में आए तो इनको स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि जब एग्रीकल्चर लैंड था उनका, जिस तरह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर, जिस तरह ये लैंड्स हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कल्चर का? टू ग्रो, टू फर्निश, एंड इन द सेम एस्पेक्ट्स जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, इन्होंने ग्रो करना शुरू किया। किस चीज़ को ग्रो करना शुरू किया? इन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको डिमोलिश करना शुरू किया, कम करना शुरू किया, और क्योंकि प्रोग्रेसिव कंट्री बनना चाहते थे, प्रोग्रेस करना चाहते थे, और प्रोग्रेस जो है वो डेवलप्ड कंट्री जब बनती है तो वो उसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उनके पास पैसा आ गया। अब जब इनके पास पैसा आ गया स्टूडेंट्स, तो फिर इनको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई? इनको बेसिकली जो ज़रूरत पड़ी स्टूडेंट्स, उनको ज़रूरत पड़ गई जी रॉ मटेरियल्स की, चीप लेबर और लैंड की, 3 चीज़ें। और स्टूडेंट्स जब ये चीज़ें आती हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर लस्ट आता है, लस्ट फॉर पावर। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लस्ट फॉर पावर। अब जो रॉ मटेरियल्स था वो जो स्मॉल कंट्रीज़ थी, डिफरेंट कंट्रीज़ थी, जिस तरह इंडिया है, अफ्रीका है, इनके पास थी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब उनको कोयला चाहिए था तो वो उन्होंने इंडिया की तरफ मूव किया, बिज़नेस के रास्ते वो यहाँ पे आए। फिर जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और ATC, वो सारा आप जानते हैं, वो अलग मैटर है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स फिर इनको चीप लेबर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने तरक्की तो कर ली है तो आप किस तरह जो है वो अपने पास एक ऐसी लेबर, सस्ती लेबर रखें कि जो आपके काम कर सकें। हम बात कर रहे थे इकॉनमी की, तो स्टूडेंट्स जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चीप लेबर चाहिए, तो अगर हम DHA में रह रहे हैं लाहौर में, या बहरिया टाउन में रह रहे हैं, या किसी ऐसे पोश इलाके में रह रहे हैं, तो हम वहाँ से, क्योंकि चीप लेबर तो मिलेगी नहीं, हमें दूर से जब कोई मेड या कोई मंगवानी पड़ेगी तो उसका हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तो सेम इज़ द केस हियर, एंड दे नीड एट दैट टाइम चीप लेबर। तो चीप लेबर जो है यहाँ से आनी थी। ये देखें ना, एक फॉर्म ही है इम्पीरियलिज़म की, कि जिस तरह हम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं तो दूर से हमें नज़र आता है मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ है, कोक की बात करते हैं हम। तो इन्होंने किस तरह किया स्टूडेंट्स, इन्होंने मीडिया के ज़रिए हम पे ओवरकम किया, इन्होंने लैंग्वेज के ज़रिए किया। चलो वो एक अलग बात है कि लैंग्वेज एक अच्छी चीज़ है, वो हमें देंगे इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, लेकिन और बहुत सारी हमें जो है वो प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर गए। तो हम एक हाइब्रिड कल्चर में की तरफ मूव कर गए। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि जी यहाँ से फिर स्टूडेंट्स जो है वो आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है इमिग्रेशन टू इंडिया, सॉरी इमिग्रेशन टू कनाडा, इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया, इमिग्रेशन टू इंग्लैंड एज़ वेल। तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग जो है वो हमारे मुल्कों में आएंगे, और हमारे मुल्कों में आने के बाद वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे यहाँ पे दफातर में, हमारी जगह पे पढ़ेंगे भी, काम करेंगे, हमें कमा के देंगे। तो हमारे थ्रू स्टूडेंट्स इस तरह जो है वो इम्पीरियलिज़म की एक ये फॉर्म है। बेसिकली इम्पीरियलिज़म क्या है? अ थ्योरी और प्रैक्टिस, यू नो व्हाट, एंड द एटीट्यूड्स ऑफ अ डोमिनेटिंग मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स दैट रूल्ड अ डिस्टेंट टेरिटरी। दूर दराज इलाकों में जाकर आप ज़बरदस्ती जो है वो इस तरह करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो जी स्टूडेंट्स, तो एडवर्ड सईद जो है वो बेसिकली जो बात करता है और ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म जिसके ऊपर करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, वो अमेरिका ही को करता है। वो कहता है कि इतनी जो डिसइंटीग्रेशन जो हुई आफ्टर जब USSR जो है वो डिक्लाइन हो गया, तो आफ्टर 1991, तो वो जो कहता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, या इतना जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जितना अमेरिका ने दुनिया को तबाह किया। और उसने बेसिकली लस था उसको पावर का, और जो ब्रिटेन भी कभी और फ्रांस भी कभी बहुत ज़्यादा प्राउड में थे, गुरूर में थे। तो सेम इज़ द केस ऑफ अमेरिका नाउ। तो अमेरिका ने आफ्टर 1991 क्या किया, वो पावर में था, एक ही सुपर पावर बची थी, वो अमेरिका थी।
तो अमेरिका ने पूरी दुनिया पे जब रूल करना शुरू किया, उसने IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और कुछ UNO को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, इस तरह कंट्रीज़ को साथ मिलाया और मिलाने के बाद पूरी दुनिया में उसने किस तरह हुकूमत की। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अफ्रीका से स्पेशली अमेरिका में जो रेड इंडियन जो अब हैं, जो काले हैं, वो जो है इम्पोर्ट किए जाते थे। तो इसी वजह से जो अब अमेरिका में इतने ज़्यादा जो रेड इंडियंस हैं, इतने ज़्यादा जो नेग्रोस हैं, स्लेव्स बेसिकली वो इम्पोर्ट किए जाते थे, वो इसलिए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये इम्पीरियलिज़म की कुछ फॉर्म्स हैं और एडवर्ड सईद जो है वो बड़ा ब्यूटीफुली उसने बयान किया और क्रिटिसाइज़ किया अमेरिका को, अमेरिका के अंदर रहते हुए, कि इसने जितना ज़्यादा ये ख़तरा है दुनिया के लिए, इसने जितना अमेरिका उसने दुनिया को तबाही मचाई हुई है, उसने किस तरह मचाई। जिस तरह कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती, कोल्ड वार के ज़रिए उसने IMF और जो मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड बैंक, तो इसने दुनिया की जो इकॉनमी है जो उसको कमज़ोर किया। और स्टूडेंट्स जब भी कोई जो हम कॉलोनियलिज़म और पोस्ट कॉलोनियलिज़म जब हम करेंगे उस पर लेक्चर, तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो जब आप ये निकलते हैं किसी भी जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर 1947 में जब ब्रिटेन जहाँ से निकल गया था पूरी तरह, जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो गया, सेपरेशन इनकी होगी और दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई, तो बेसिकली ये कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ पे ये वीक हो जाते हैं, इसलिए निकलते हैं, अदरवाइज़ इनका दिल नहीं करता यहाँ से निकलने का। लेकिन उन्होंने हमारे एक माइंडसेट कर दिया हुआ है, दिमागों पे इतना कब्ज़ा कर लिया है कि आप जो हैं अपने मुल्क की, अपनी जगह की चीज़ जो है वो पसंद नहीं करते, मेड इन फ़लाँ, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका एज़ वेल, तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी वजह यही है कि उन्होंने आपका जो माइंडसेट है उसको चेंज करके रख दिया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्ट पे जब एडवर्ड सईद कैसे स्टार्ट होता है कल्चरल इंपीरियलिज़म, उसमें वो बात करता है रोमन एम्पायर की, कि उन्होंने किस तरह रूल किया दुनिया के ऊपर। फिर वो कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करता है, ऑटोमन एम्पायर की बात करता है कि 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे उन्होंने हुकूमत की, तो उन्होंने भी इसी तरह किया था। फिर लेटर ऑन वो अमेरिका की बात करता है, इसी तरह वो ब्रिटेन, फ्रांस की बात करता है। बेसिकली इसका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रियलिज़म की तरफ मूव किया, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलिज़म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर 18th सेंचुरी टू 19। और यहाँ पे स्टूडेंट जब जेन ऑस्टन पे भी क्रिटिसाइज़ करता है, जिस तरह उसने मैन्सफील्ड पार्क का अपने इसमें रेफरेंस भी दिया, उस पर व्यूज़ भी दिए हैं, उसको ज़रा थोड़ा मार्जिनलाइज इसलिए कर दिया जाता है कि वो मनी एंड मैरिज पे लिखती है, तो एक वुमेन है, तो उसको जो है ना मार्जिनलाइज कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं है, तो वुमेन की वजह से उसको थोड़ा सा मिल जाता है और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वो रहता है, तो इस वजह से रहती है, सॉरी, तो इस वजह से। अदरवाइज़ इसने जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको भी जो है ना वो रगड़ा लगाया। तो स्टूडेंट्स एट द एंड जब ये बताता है, तो ये यही बताता है जब एंड करता है अपने ऐसे का, कि डिफरेंट उसने जो रेफरेंस दिए हुए हैं, फ्रांस फैनन है, उनको बहुत ज़्यादा इसने जो एडमायर किया हुआ है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, जोसेफ कॉनरेड हैं और E.M. फॉस्टर हैं या कैपलिंग है। तो फ्रांस फैनन की जो मैंने एक डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता भी हूँ, जो एज़ इट इज़ इनके ऐसे के ऊपर है, तो वो मैं पढ़ने लगा हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और थोड़ी इस पर बात भी हो जाएगी। कॉलोनियलिज़म एंड इम्पीरियलिज़म डिड नॉट पे देयर ड्यूज एंड दे विड्रॉ देयर फ्लैग्स एंड पुलिस फोर्सेस फ्राम आवर टेरिटरीज। कि किस तरह उसने कहा, सही ने कोट किया है अफ्रीकन राइटर्स फ्रांस फैनन को, कि उसने कहा कि उसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स इम्पीरियलिस्ट वो किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स इसका सम एंड सब्सटेंस टोटल जो है वो यही है इसके ऐसे का। डिफरेंट इन्होंने फिर जो राइटर हैं उनकी कोट्स लेके उस पर बात की हुई है, US को जो इन्होंने ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो ये एक जगह पर मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि अमेरिका को जो है वो डिसऑनेस्ट ब्रोकर बोलता है, बिकॉज़ अमेरिका वाज प्रो इज़राइल, तो इज़राइल के साथ मिलके इसने बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाई हुई है दुनिया पे। तो स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट कल्चर एंड imperialism. I hope that you people really enjoyed my lecture as well. So if you have any question regarding this, so please come in comment box. Thank you very much.